जो हमारे फील्ड मार्शल हैं, उन्होंने कोई रास्ता छोड़ा नहीं है कि इस आइन को भी वाइंड अप किया जाए। ये प्रोसेस का अगला मरहला ये होता है, बदकिस्मती से अल्टीमेटली वो जाते हैं मार्शल लॉ की तरफ। फील्ड मार्शल बनने वाले हैं, उनकी आखिरी ताकत जो है वो समझते हैं इसमें है कि आइन को वाइंड अप किया जाए, कि ये आइन भी चंद दिनों का मेहमान है, तो सो कॉल्ड है आइन, वरना आइनी हुकूमत तो है ही नहीं। वो जब कहता है कि मैं यजीदियत और फिरौनियत के खिलाफ ये जंग मैंने मैंने लड़ा हूँ, अब वो अगर लड़ता है, इसी तरीके से खड़ा है और खड़ा रहेगा, तो यकीनन ये हम फतह के करीब पहुंच चुकी है ये कौम। अब ये पहला बंदा है जो कहता है मैं सुलह नहीं करूंगा। यही पाकिस्तान की आज़ादी का दिन था जिसको देखने के लिए मैं जिंदा हूँ। भुट्टो जेल के अंदर था, जियाउर समझता था मैं तो मारा जाऊंगा, उसको या तो खत्म किया, फिर खत्म करने के बाद आया भुट्टो खत्म हो गया। वेलकम जी सियासत.pk से मैं हूं वकार बगा और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के सीनियर तरीन सियासतदान मखदूम जावेद हाशमी। हाशमी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वास्ते। सर, मेहरबानी। आपकी तनकीद देखने को मिली फील्ड मार्शल साहब के ऊपर। आपने कहा जनरल अयूब खान से भी बदतर है, जबकि इस वक्त जनरल अयूब खान ने तो खुद को खुद ही फीते लगाए थे। यहाँ पर क्लेम किया जा रहा है एक जमहूरी हुकूमत ने, कैबिनेट ने फील्ड मार्शल का खिताब दिया और एक जंग जीतने के एवज दिया। तो फिर सर क्या वजह है? आपकी तनकीद आ रही है मुसलसल। नहीं, मैंने तो ये मुझे तो कोई फील्ड मार्शल अच्छा लगा ही नहीं है। अगर ये कहना चाहते हैं, ये फील्ड जो है, क्योंकि मेरा नहीं है, ये फील्ड है फील्ड मार्शल लॉ का। तो इससे इससे आगे जो आता है वो होता है, फील्ड मार्शल से आगे आता है मार्शल लॉ। तो मुझे वो याद दिलाना था उनको कि आपके फील्ड मार्शल बनने पे तो मैं खुश हूँ, लेकिन उससे आगे की जो मंजिल होती है मार्शल लॉ वाली, उससे उससे मैं डरता हूँ। ये बात मैंने की थी। क्या क्या इंजाम होता है? क्यों आप डरते हैं सर अगली सूरत हाल से? देखिए, फील्ड मार्शल वो होता है, वो अपनी ताकत और जो बिसात है, वो समझता है कि एक फर्द की जो उसने एफर्ट किए हैं उसकी अचीवमेंट को ये इनाम पहनाया गया है। लेकिन जो जमहूरी ममालिक हैं, उसमें तो फिर मार्शल लॉ फिर पांच चार बना देने चाहिए। देखिए ना, फील्ड मार्शल मोंटगोमरी था बरतानिया का। मोंटगोमरी ये शहर है, ये उसी के नाम पे है ना। मानेक शाह था, दूसरा था, दो फील्ड मार्शल इंडिया में भी थे। तो हमारे यहाँ कहाँ का जो मार्शल फील्ड मार्शल आता है, वो मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बन जाता है। इससे खौफ मुझे आता है। हो सकता है ये बड़े नेक नियत हों, लेकिन अब तक जो इन्होंने हशर किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट का, अदालतों का, हमारी आज़ादियों का, जर्नलिस्टों का, सियासतदानों का, वो तो माशाल्लाह तक तकरीबन आ चुका है मुल्क में। सर, आपके वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब गवाही देते हैं, कहते हैं जी फील्ड मार्शल साहब बड़े जमहूरी हैं, आइन पसंद हैं और मुहब्ब वतन हैं। जो मामलात हैं वो सियासतदानों की तरफ से होते हैं। ये हर जगह पे, हर स्टेज पर शहबाज शरीफ साहब उनकी गवाही देते नजर आ रहे हैं आजकल। ये यही जो वो सियासतदान होते हैं जिनको खुद पैदा करते हैं, हमारी जो फील्ड फील्ड मार्शल उनको पैदा करते हैं, तो उनसे अपनी तारीफ करवाते हैं, और वो गवाही देने के लिए हर जगह पे मौजूद हैं। मैं मुझसे ज़्यादा कौन जानता है शाहबाज शरीफ को। वो मेरा वर्कर है। वो मेरे पास हकीकतन, ये ऐसी बात नहीं मैं नहीं कर रहा, वो मेरे पास सियासत के लिए चल के आए थे, और 3 साल वो मेरी उंगली पकड़ के चलते रहे।
और पुरानी बातें मैं नहीं करना चाहता। ये तो खुद उसने शहबाज शरीफ ने कहा कि जी मैं 1973 से 73 से आपका वर्कर हूँ। आप तकरीरें करते थे, हम खड़े होके तालियां बजाते थे और डांस करते थे। ये बातें छोड़ें, मैं ये कह रहा हूँ कि मुझसे ज़्यादा उनको जानता कोई नहीं है। अभी वजीर आजम जब बने हुए बैठे थे, सब एमएनए के सामने उन्होंने कहा कि हमें इक़्तिदार आपने दिलाया है, हमारे पास ये इक़्तिदार ना होता। तो मैं जो मेरी राय है उसके बारे में होगी, वो बड़ी ऑथेंटिक राय होगी। लेकिन एक शहबाज शरीफ बेचारे का क्या, वो तो वजीर आजम भी सुना है, बना हुआ है। लेकिन इससे हट के तमाम सियासतदान वो अपनी मर्जी के पैदा करते हैं, जो उनके मुताबिक काम ना करे उसको फारिग कर देते हैं। सर तो आप कोई कोई और गवाही लाइए। ये वजीर आजम की गवाही कोई इतनी मोतबर गवाही आपने तलाश नहीं की। अच्छा, वजीर आजम की गवाही मोतबर नहीं रही। बहरहाल वो तो कहते हैं कि मेरी एक राय बड़ी मोतबर है, वो खुद को मोतबर कहते हैं। 26वीं आईनी तरमीम हुई और उसमें अदालतों का जो हाल हुआ, आइन का हुआ, पार्लियामेंट का, ये सारी चीजें आपके सामने हैं। आपको लगता है कि अब अभी तक कोई चांसेस हैं कि 26वीं आईनी तरमीम रिवर्स होगी, या फिर अब 27वीं आईनी तरमीम हो जाएगी फील्ड मार्शल साहब के इख्तियारात के हवाले से? ये असल में उन्होंने तो जो हमारे फील्ड मार्शल हैं, उन्होंने कोई रास्ता छोड़ा नहीं है कि इस आइन को भी वाइंड अप किया जाए। ये प्रोसेस का अगला मरहला ये होता है बदकिस्मती से कि हमारे यहाँ पहले कोई चीफ एग्जेक्टिव बन जाता है, फिर वो मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बन जाता है, सिविल मार्शल लॉ बन जाता है, भुट्टो भुट्टो साहब वो बने। ये अल्टीमेटली वो जाते हैं मार्शल लॉ की तरफ। मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ इतने अरसे का, मैं चीख भी यही रहा हूँ कि जिस रास्ते पे आप चल पड़े हैं, पाकिस्तान तो तरक्की आप कहते हैं कर रहा है, दुनिया के अंदर जंग भी हमने जीत ली है, लेकिन आपको जो फील्ड मार्शल बनने वाले हैं उनकी आखिरी ताकत जो है वो समझते हैं इसमें है कि आइन को वाइंड अप किया जाए। उसके लिए मैं ये आवाज़ें लगाता रहता हूँ, कौम को जगाता रहता हूँ कि ये आइन भी चंद दिनों का मेहमान है, तो सो कॉल्ड है आइन, वरना आइनी हुकूमत तो है ही नहीं। भाई जिस मुल्क में सुप्रीम कोर्ट के, आज आपने देखा है कि वो वहाँ पे जो वहाँ जज बैठ के मुस्कुरा रही थी, और चीफ जस्टिस उनको मिल ही नहीं रहा, न चैम्बर में है, न आखिर में उसके जो वहाँ पे उसके मुकदमा से 7 दिन आगे एक एक दिन के अंदर लगा दिया है। तो जहाँ सुप्रीम कोर्ट ना हो वहाँ आइन नहीं होता, जहाँ आइन नहीं होता तो फिर मार्शल लॉ होता है। ये है बात। मार्शल लॉ का मतलब क्या है? मार्शल लॉ मीन्स नो लॉ, मार्शल लॉ मीन्स सुपीरियर लॉ। वो सुपीरियर लॉ है या कानून है नहीं, उसकी तरफ रवां धवा है। मार्शल लॉ नाफिज हो चुका है, जो हालात इस वक्त बन रहे हैं? हो चुका है, लोगों को नजर नहीं आता ना है। मेरी यही तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि मेरा जो 63 साल 64 साल इसी जंग में लगे हैं, तो मैं देखता रहा हूँ, भुगतता रह रहा हूँ। अगर फिर मैं अपनी कौम से एक बददियांती करूँ कि उसकी इस बात को बोलूं भी ना, कहूं भी ना, तो ये मैं अपनी कौम से एक मरने से पहले और बददियांती कर रहूंगा। हमसे जो ये सामने आ रहा है, पाकिस्तान की तारीख है ऐसी, उस तारीख को बदलने की कोशिश अब कर रहा है इमरान खान। ये मैं मानता हूँ। वो जब कहता है कि मैं यजीदियत और फिरौनियत के खिलाफ ये जंग मैंने लड़ रहा हूँ, अब वो अगर लड़ता है, इस तरीके से खड़ा है
और खड़ा रहेगा तो यकीनन ये हम फतह के करीब पहुंच चुकी है ये कौम। जिस तरीके से इस कौम ने इलेक्शन में हिस्सा लिया, इस जेलों को भुगता, तहरीक इंसाफ जिस तरीके से उसको दबाया गया है, अभी तक उनके घरों में पुलिस बैठी हुई है, अदालतें जाके उनको घरों से पकड़ के उठा के जेलों में डाल रही हैं, और फिर आइन के मुताबिक वो आपके कवानीन के मुताबिक वो मुकदमा चलाने की बजाय मिलिट्री कोर्ट्स में ले आए हैं। और मिलिट्री कोर्ट्स की जो हैसियत होती है पूरी दुनिया के अंदर, कोई काबिल इज्जत नाम नहीं होता। सो ये इस किस्म के हालात जो हों और फिर हम कहें कि हम आइन के अंदर जी रहे हैं, तो मैं उसको ये कहने को तैयार नहीं हूँ। यार इमरान खान ने आपने कहा कि वो लड़ रहा है और वो जीतने के करीब है। आपको लगता है कि ये जीत हो पाएगी और इमरान खान इस निजाम को शिकस्त दे पाएगा? क्योंकि सलमान मैं कहते हैं मैं जो फिर अर्ज करूंगा, जो इतनी जिंदगी के मराहल से गुजरा हूँ, मैंने इस तरीके क्या देखे। इमरान खान ने भी गलतियां की। कि मैंने कहा क्या, आप इनका कहने पे तहरीक ना चलाएं, धरना ना दें। वो मैंने कहा कि नवाज शरीफ अगर थोड़ा एक इक़्तिदार में बैठा होगा, उसको तो आप एक इंतखाबात की मार है, उसको गिरा लेंगे आप। लेकिन ये आपको इक़्तिदार दे के भी ये जेल में डालेंगे, फिर आपकी बात भी कोई नहीं सुनेगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इक़्तिदार भी ज़रूरी है। तो फिर मैंने कहा जी, मैं तो आपके साथ खड़ा नहीं हो सकता। अभी तक मुझे तो वो बुरा भला कहते हैं तहरीक इंसाफ वाले, क्योंकि उनकी समझ इतनी थी। इमरान खान आज जिस बात को मानता है, जो अमल कर रहा है, यही मेरा रास्ता था उनको बताने का। मगर मेरी वो हैसियत नहीं थी कि मैं बैठ के उसको समझाऊं और कहूं। मगर मैंने मियाँ नवाज शरीफ के अंदर रह के भी बार बार समझाया। मैंने कहा मुल्क से बाहर मत जाओ, तुम्हारा घर जो है ये मॉडल टाउन वाला, ये सियासी वर्करों का काबा बन जाएगा और माशाल्लाह ये सारे जर्नैल उठ जाएंगे। लेकिन वो चले गए। तो अब उसमें मैं उसका क्या, मेरे पास तो ताकत नहीं होती ना। मैं तो जितनी है वो मैंने जंग लड़ी है जिंदगी में, और वो मैं लड़ूंगा अभी भी। जब वो उनकी हमशीरा हलीमा कह रही हैं तहरीक का उन्होंने कह दिया है, तो मैं तो उस तहरीक में भी बिल्कुल शामिल हूँगा। हाशमी साहब, आपने तारीखी पस मंजर में बड़ा दिलचस्प जिक्र कर दिया कि नवाज शरीफ साहब को आप समझाते रहे कि मुल्क ना छोड़ो, ये तुम्हारा तुम्हारा घर है। वो तो कहते हैं जी हमें जबरी तौर पर मुल्क से बदर किया गया था, हम तो मुंह पे वतन थे, हम भी रहना चाह रहे थे। इमरान खान को अपॉर्चुनिटी दी जा रही है मुल्क में रहने की, हमें निकाला गया था, हम जाना नहीं चाह रहे थे। क्या हुआ था, कैसे नवाज शरीफ साहब गए थे? देखिए, मैं क्या अर्ज करूं। किसी को जबरी कोई निकाल सकता है मुल्क से? जो निकालता है तो फिर वो होता है खुमैनी की तरह या दूसरी जगह पे। वो जगह जगह पे धक्के खाते हैं। इनको जिस तरीके से निकाला गया, जैसे वहाँ जितने में बिठाया गया, जिस तरीके से मोहल्लात में जाके इनको बिठाया गया, जेलों में से हम गए। 6-7 साल जेल में तो मैंने गुजारे। पार्टी तो यहाँ धक्के खासी पार्टी खत्म हो गई थी। लाहौर शहर का कोई सदर आप बता दें, साढ़े 7 सालों में जब नवाज शरीफ बाहर था, लाहौर शहर का सदर कोई बनने को तैयार नहीं था। बाकी मुल्क तो छोड़े आप। हमने धक्के खाए, हमने पार्टी को जिंदा किया, आवाज रखी, ताकि ये जमहूरियत के लिए आवाज उठती रहे। वो तो छोड़ के चले गए थे किस सारे। जो अभी बल्कि जो उनकी kabीना के अंदर बैठे हुए हैं, ये भी सारे छोड़ के चले गए थे। नवाज शरीफ साहब किसके साथ डील करके, क्या डील करके गए थे, और क्यों अपने कारकुनों को और पार्टी के कायदीन को जेलों में फेंककर अकेले छोड़कर चले गए थे? ये डील क्या हुई थी? डील तो सामने थी कि वो 10 साल मुल्क के अंदर वापस भी नहीं आएंगे, और वो यहाँ पार्टी को
ना कोई पैसा देंगे, ना उनके समझने वाला कोई पार्टी को फाइनेंस करेगा। हमारे पास, हम तो लोगों से पैसा मांग मांग के जो हमारा मरकजी दफ्तर होता था वो हम चलाते थे। टेलीफोन कट जाते थे। नवाज शरीफ ने उस जो उनसे वायदा किया उस पर पूरा अमल किया। 7 साल में एक पैसा नहीं दिया पार्टी को। हमने मांग मांग के जगह जगह से डोनेशन इकट्ठी की, लोगों को कहा। कोई जापान में बैठकर दे रहा था, कोई अमेरिका में बैठकर दे रहा था। वो हम टेलीफोनों के बिल भरते थे और जो हमला होता था उसका की तनख्वाहें देते थे। ये डील की सारी तफसीलात कहेंगे तो वो भी सुना दूंगा, लेकिन बड़ी सीधी सी बात है कि उन्होंने नहीं आना था और वो बैठे रहे। एक बयान कभी नहीं दिया। मैं जब सख्त बयान देता था तो उसमें भी नाराज हो जाते थे। ठीक है। और नवाज शरीफ साहब किन मुश्किलात में थे? इमरान खान भी आज मुश्किलात में है। क्या इमरान खान वाली मुश्किलात का कोई एक दर्जा उन्हें भी मिला या फिर फैसिलिटेट होते रहे? नहीं, इमरान खान की जो मुश्किलात हैं वो बहुत ज्यादा हैं। आंखें रखते हैं, आंखें बंद न करो, पूरी कौम आंखें बंद न करे। इमरान खान की मुश्किलात बहुत ज्यादा है। उसको मियां नवाज शरीफ वो वहां बैठे थे जद्दा में शुरू पैलेस के अंदर, और वो यहाँ बैठा हुआ है। इतनी गर्मी में मैं रहा हूँ इस डयाला जेल के अंदर भी 2 साल मैंने काटे हैं। इतनी शदीद गर्मी और एक सेल के अंदर आदमी की हिम्मत जवाब दे जाती है। और फिर लाहौर इससे भी ज्यादा गर्मी होती है इन दिनों में। वहाँ वो शाह महमूद बैठा हुआ है, वहाँ सबसे बढ़ के यास्मीन राशिद बैठी हुई है, वहां पे महमूद अल हसन बैठा हुआ है, आमिर चीमा बैठा हुआ है, कई और बैठे हुए हैं, एजाजुल हसन। देखिए, ये पार्टी जो है, इनके घर वालों को सजाएं दी गई हैं। एक एक के घर के छोटे छोटे बच्चों को उठा लिया गया है। रातों को मैं तो तहरीक इंसाफ इंसाफ में नहीं हूँ, मेरा दामाद है। सारा पूरा साल मेरे घर के अंदर पुलिस आके दरवाजे खोल लेती थी, मेरे हर कमरे में जाती थी। मैं वैसे भी साथ मेरी बीमार बीवी को जाके वो दरवाजे खटकाते थे। मेरी नवाजियाँ जो मेरे पास रहते थे, नवाजियाँ उनको तंग करते थे, पकड़ के ले जाते थे मेरे नवासों को मेरे सामने से। तो ये अब ये आप बातें करना करना अच्छा नहीं लगता। लेकिन इमरान खान को वो देखना नहीं चाहते थे, खत्म करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें मालूम है कि ऐसा ऐसा आसान नहीं हुआ, इतना आसान नहीं है, बड़ी तकलीफ है। उसके बाद मैंडेट है, उसके बाद वोट है। इस वक्त भी 90% आबादी जो है उसको चाहने वाली है पाकिस्तान की। उसका क्या करेंगे? असाब की जंग है सर, और ये असाब की जंग कौन हारेगा? एस्टेब्लिशमेंट तो कहती है 10 साल का कोई लंदन मंसूबा है उनके पास, और इमरान खान कहता है मेरे पास वोट है। 10 साल, 10 साल तो खैर कोई नहीं बैठा रहेगा, लेकिन 10 साल भी बैठा रहना पड़ेगा। मुझे पता है कि उस वक्त मैंने दोनों तरफ देखा हुआ है। भुट्टो जेल के अंदर था, जियाउल समझता था मैं तो मारा जाऊंगा, उसको या तो खत्म किया, फिर खत्म करने के बाद आया भुट्टो खत्म हो गया, नहीं हुआ। उसकी बेटी बेनजीर ने इक़्तिदार लिया। आज उसका नवाज साहब और उसका दामाद जरदारी इक़्तिदार संभाले हुए, दमन करना मुश्किल हो जाता है। इमरान खान को दफन करने से कई इनके अपने जो जर्नैल हैं उनको दफन होना पड़ेगा। ये बड़ा मुश्किल काम है, इसलिए 10 साल कहना आसान है। हाँ, अगर इमरान खान आज सरेंडर कर चला जाए तो 20 साल तक वो हुकूमत करेंगे। ये तो हुआ
परवेज मुशर्रफ जो है, अगर मियां नवाज शरीफ ना जाता 3-4 महीने के अंदर उस परवेज मुशर्रफ को इक़्तिदार छोड़ना पड़ता। हमें मार्शल लॉ के हवाले करके चले गए 10 साल के लिए। तो ये बातें छोड़ देगी, ये उनको कंपैरिजन करना, ये वो। मैं अब कोई कहे नवाज शरीफ ने जो है इसको 28 मई को बम का धमाका किया और उसकी आधी कबीने भी उसके साथ नहीं थे, हम साथ थे। इन्होंने बाद में डॉक्टर कदीर को तो नहीं पूछा, लेकिन उस बम को बनाने में, चलाने में 25 साल लग गए, 30 साल। उसमें कई मर गए, कोई जिंदा रहे। उसका कोई कहे कि मैं उसका क्रेडिट मैं लेना चाहता हूँ और वो नवाज शरीफ लेना चाहता है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो इस मुल्क का जो एटमी ताकत बनना है मुल्क में, उसके लिए हजारों कुर्बानियां दी हैं। डॉक्टर अब्दुल कदीर जो है, उसने तो देखें, उसने ये आपके टीवी चैनल पे बैठ के कहा कि एक ही बंदा मेरे लिए बचा है पूरे मुल्क में, उसका नाम जावेद हाशमी है, कोई और मेरे लिए बोलता भी नहीं है। और वो ये डरते हैं, वो चूंकि बहादुर आदमी है, वो अमेरिका से डरता नहीं है, वो मेरे हक में बात खड़ी कर देता है। देखिए ये, और उसके बाद मुझे बताया, मैं कहूँ कि जनाब मैंने बयान दिया था इसलिए एटम बम मैंने बनाया है। मजाक होता है। कौमों की तारीख जो है कोई एक आदमी नहीं लिखा करता। मरियम नवाज तो कहती हैं सर हम 28 मई वाले ये न्यूक्लियर तो हमने बनाया था, पाकिस्तान के मुहाफिज हैं हम। यह इन्होंने पाकिस्तान में बनाया था। पाकिस्तान पाकिस्तान में इन्होंने, छोड़े जी, मैं उसका तो आपसे तो मैं बड़ा उसकी जो बातें हैं आपसे कर चुका हूँ, लेकिन ये 28 वाले भी है, ये हर वाले हैं। लेकिन अब देखें, ये क्रेडिट देने की बात करें तो मैं कह रहा हूँ कि जो बनाने वाला है डॉक्टर कदीर, वो कह रहा है मुझे सपोर्ट ही एक बंदे की रही है जिसका नाम जावेद हाशमी है, फिर तो क्रेडिट मैं ना लूं, मैं मजा जोकर लगूंगा कि मैंने बनाया आटम बम, जोकर लगूंगा। उस कहने दें। वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ साहब तब क्या कर रहे थे, किस स्टेट ऑफ माइंड में थे जब ये न्यूक्लियर टेस्ट हुआ? नहीं, उसमें ये चीजें डिस्कस होती रही। अब बहुत सारी चीजें तो किताबों में आ चुकी हैं, तारीख भी आ चुकी हैं। उनका उनका ओरिजिनली जो तो उसकी थिंकिंग थी, वो कोई एटमिक ताकत बनाने की नहीं थी। उसके बाद लोगों ने उनको समझाया कि भाई तुम इसके बगैर, जब आपने धमाका ना किया तो आपका धमाका हो जाएगा। उसमें बहुत सारे लोग थे, वजीद निज़ामी भी थे, हम भी थे, बाकी भी थे। काबीना का पूरा हिस्सा तो नहीं, वह तकरीबन आधा हिस्सा काबीना का भी उसका धमाके के हक में थे। ये हकीकत है कि हमारे कमांडर इन चीफ वो नहीं थे धमाके के हक में, खिलाफ थे, क्योंकि वो समझते थे कि ये बड़ा मुश्किल है, इसका जब आएगा पूरी दुनिया के ऊपर तो वो बड़ा मुश्किल होगा हमसे सहारना। इनके इनके जो वजीर खजाना थे सरताज अजीज थे, या वो कहते थे जी कि वो हमारी मुआशी पाबंदियां हम पर लगा दी जाएंगी, तो वो लगी भी सही। ये हकीकत है। मैं जापान के अंदर गया, बहुत से बैठ के कहा, क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा दवाइयाँ जापान देता था, तो पाकिस्तान की सब दवाइयाँ भी बंद कर दी उन्होंने। पाबंदियाँ इतनी सख्त थी, इसमें कोई शक नहीं है कि नवाज शरीफ ने भी वो पाबंदियाँ बर्दाश्त की, लेकिन ये किसी एक आदमी का एक दिन का फैसला नहीं था। ये भुट्टो का फैसला भी था, ये अब्दुल कदीर का भी था, ये जियाउल हक का भी था, ये नवाज शरीफ का भी था, ये कबीना क्या हम जो उसके साथ बैठे हुए थे हमारा भी था। तो इसलिए ये किसी एक का फैसला भी नहीं था।
हालिया जंग में सर आपने बड़ा डीपली फॉलो किया है, आपने ये चीज नोट की होगी और मीडिया पर भी चलता रहा कि शरीफ खानदान की तरफ से, पूरे खानदान की तरफ से भारत का नाम नहीं लिया गया। फौज का शुक्रिया अदा कर दिया गया, फौज की तारीफ भी ढके छुपे अल्फाज में कर दी गई, मगर भारत को मुखातब नहीं किया गया, मोदी को मुखातब नहीं किया गया। ये कोइंसिडेंस है या मीडिया पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, या हकीकत में इसके पीछे भी कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है? नहीं, मुझे देखिए, मैं तो तफसीलात नहीं जानता, लेकिन मैं एक जैसे आपने कहा मीडिया को देखने वाला हूँ, उसमें पता नहीं मियां नवाज शरीफ क्यों खामोश रहे। इसका जवाब वही दे सकते हैं। मैं इतना खोज लगा नहीं सकता, ना मैं जर्नलिस्ट हूँ, ना मैं इतने तेजी में जाके खबरें ले आ सकता हूँ। मेरा नहीं ख्याल। मैं समझता हूँ कि वो ऊपर के इतना जितने वो खामोश रहे हैं, नहीं रहना चाहिए था। उसकी वजूहत होंगी, तो मैं नहीं जानता। इमरान खान साहब इस वक्त जेल में हैं और उनकी बहन कह रही है कि हमें धमकियां दी जा रही हैं, हमें डराने की कोशिश की जा रही है। आप सामने आए, टेबल पर आए, बातचीत करें। अब बातचीत क्यों नहीं की जा रही खान साहब के साथ? टेबल पर नहीं आया जा रहा, क्या क्या करना चाह रहे हैं? देखिए, मैं असल में ये इमरान खान जो है इस वक्त वही तो एक मेन ताकत है। दूसरी तरफ जो यूजर पर है, जिन्होंने मुल्क के ऊपर कब्जा किया हुआ है, वो हमारी अफवाज पाकिस्तान है। वो इसलिए वो कहता है जो यूजर पर है, मैं यूजर पर से बात क्यों ना करूं, जिनके पल्ले कुछ है नहीं। जो खुद वो, आप कितने उनके कैबिनेट के वजीर मीडिया पे आके कह चुके हैं कि वो मुलाकात करा देंगे कल। फिर वो कहते हैं जी, वो भाई क्यों नहीं कराया आपने? तो कहते हैं हाँ, कहीं वो रुकावट फिर आ जाती है, फिर यह हो जाता है। उनके पास पल्ले की इतनी बात भी नहीं है कि वो इमरान खान की अपनी बहनों से मुलाकात करा सकें। वो किस चीज के मुज़ाकरात करें उनसे, जिनके पास पावर पे जिनका कंट्रोल है, वो उनसे बात करना चाहता है कि ये आपका कंट्रोल गलत है, ये कंट्रोल छोड़ना पड़ेगा आपको, आज़ादी देनी पड़ेगी आपको। मूली के साथ वक्त गुजारा और एक बड़ा करीबी वक्त गुजारा। अब नवाज शरीफ साहब के साथ जो कुछ होता रहा एस्टेब्लिशमेंट के साथ चलने की वजह से, वो आपके सामने है। शहबाज शरीफ साहब फिर भी वही कर रहे हैं, वही कहानी दोहरा रहे हैं। क्या इस वक्त कोई पॉलिसी बदली है? क्योंकि बंदा तो बदल गया है, शहबाज शरीफ की जगह नवाज शरीफ की जगह शहबाज शरीफ आ गए हैं। ये क्या चल क्या रहा है? देखिए, जो मियाँ नवाज शरीफ है, वो इक़्तिदार में आए, उसमें मेरा भी हाथ है। लेकिन मैं तो लाहौर का 3-4 दफा इलेक्शन लड़ चुका था। फिर मुझे किसी ने कहा जी ये नौजवान सियासत में आना चाहते हैं, और उन्होंने कहा जी हम आना चाहते हैं, लेकिन जहाँ जिस पार्टी में आप जाएंगे हम तो उसी में जाएंगे। मैंने कहा मैं तहरीके इस्तिकलाल में जा रहा हूँ एयर मार्शल। इन्होंने कहा जी जहाँ जाएंगे हमने आपके साथ रहना है। फिर ये 3 साल उनकी मेहरबानी है, लेकिन जो मेरी गाड़ी भी यही चलाते रहे, तो मैं जानता हूँ उनको वहाँ कहाँ से उन्होंने, वो हमेशा ही एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा रहे हैं। लेकिन जब हालात देखते हैं तो फिर बोलने की कोशिश करते हैं। जब उन्होंने इसहाक खान को ज़्यादा पावर दी, तो उन्होंने बात तकरीर की कि मैं जो है मैं स्टैंड लेता हूँ, तो उन्होंने निकाल के बाहर बिठा दिया। वो जज्बा जोश जो है कम हुआ। पहली दफा उनकी ख्वाहिश थी कि मैं उनसे बयानियाँ नहीं लूँगा, अपना बयानियाँ दूंगा, लेकिन उन्होंने बाहर निकाल के बिठा दिया। फिर बेनज़ीर मोहतरमा को लेके आए, तो मोहतरमा से भी उनकी ना बनी, तो फिर वो नवाज शरीफ को फिर लेके आए। उसके बाद नवाज शरीफ ने कुछ थोड़ा सा हाथ हौला रखने की बजाय इन्होंने आइन में तरमीम करके, वो 8वीं क्या कहते हैं उसको, वो तरमीम करके सारे अख्तियारात जो सबने तोड़ने के सदर के पास थे, वो उन्होंने अपने पास रख लिए।
तो फिर उनको इन्होंने कोई वजह बनी, लेकिन असल वजह वही थी, उन्होंने इनको उठा के बाहर फेंक दिया। अब मैं नवाज शरीफ भी लड़ता था, एक मुझे जो एक लड़ाका बंदा नजर आया एस्टेब्लिशमेंट के लिए, मैं तो उसी के साथ खड़ा होना था। भुट्टो ने लड़ाका बंदा नजर आया, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नारे लगाए, मैं उसके साथ खड़ा हो गया। फिर वो इक़्तिदार में आके वो उन्हीं के हाथों में फिर वो शहीद भी हो गया। इसी तरीके से जियाउल हक के दिनों में भी हम अपना अयूब खान के दिनों भी, मैं तो 1964 से हम लड़ रहे थे अयूब खान के खिलाफ, जब सोचने की उम्र भी नहीं होती। हमें हालात ने, वाकयात ने उसमें डाल दिया, तो वो हम तो लड़ रहे थे, लेकिन जो उससे लड़ते थे बाद में उसी से सुलह कर लेते थे। अब ये पहला बंदा है जो कहता है मैं सुलह नहीं करूंगा, तो मैं तो खुश हूं, मुझसे ज्यादा खुश शायद कोई और ना हो। ये लड़ेगा, हम साथ देंगे। ठीक है। और हालात क्या बता रहे हैं शहबाज शरीफ साहब की, ये जो वफादारियां हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ, ये इक़्तिदार को बचाए रखेंगी, तोड़ चढ़ेगी नहीं कश्ती? नहीं, उनका इक़्तिदार तो वो ऐसे ही है, इक़्तिदार उनके पास है ही नहीं। वो ताबेदारी कर रहे हैं, ताबेदारी वो करेंगे, लेकिन जब ताबेदारी उनके काम ही नहीं आ रही, तो सुबह पहले तो कोई बोल पड़ते थे या उनसे उनके साथ लंबा अरसा मिल के चलना नहीं चाहते थे तो उनको निकालते थे। अब ये कहता है मैं तो हाजिर हूँ, मुझे 20 साल आप जो चाहे मैं वही करता रहूंगा, जो कहेंगे वही बोलूंगा। तो लेकिन अब ये कठपुतलियों का दौर भी नहीं है। आपको लोगों की राय को नजरअंदाज करके, बगैर वोटों के, जो बेवोटा वजीर आजम वो नहीं चाहते अवाम। 90% अवाम बेवोटा वजीर आजम नहीं चाहते। वो इनको क्या बचाएगा? इसलिए वो तो बिल्कुल है यही कि वो या सुबह गया या शाम गया, वो नहीं है उनको। ज्यादा आपने मुझे डिस्कस करा दिया, मैं कभी इतना डिस्कस भी नहीं करता। शहबाज शरीफ अच्छा आदमी है, वो कोई लड़ने वाला है ही नहीं। आखिर में बता दें, अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शन होते हैं तो पीटीआई को छोड़ के कौन कौन सी पार्टी अवाम में जाने के काबिल है, और अगर जाती है तो क्या हाल होगा अवाम में? नहीं, इस वक्त तो देखिए, इस वक्त आप नजर उठा के देख लेंगे तो उसमें तो सिंध से जो पीपल्स पार्टी है उसकी जड़ें उखड़ गई हैं, उसके वज़रा के घर जलाए जा रहे हैं। इमरान, यानी वही एक वीक पॉइंट था, या एस्टेब्लिशमेंट ने उस वक्त इमरान खान को कहा कि सिंध की तरफ आप मत जाए, तो वो नहीं किया। कंप्रोमाइज था ना, बातें तो थी, तो वो उन्होंने देना था जरदारी को। अब जो है, जब वो देने वाले ही से उनसे ही लड़ पड़ा है इमरान खान असूलों की बुनियाद पे, तो पूरा सिंध जो है, पूरा सिंध, छोटे छोटे जो गोठ हैं वहां से भी लोग जुलूस निकल के इमरान खान के हक में नारे लगा रहे हैं। तो सिर्फ पार्टी कोई नहीं है, यही पार्टी आएगी। और फिर ये, अगर इन्होंने भी जमहूरियत ना दी कौम को, आज़ादी ना दी हमारे जो जर्नलिस्टों को, हमारे सहाफत को आज़ाद न किया, आज़ादी में ही इसकी हुकूमत लंबी चल जाएगी इमरान खान की। लेकिन दूसरों की आज़ादी छीन के अगर इमरान खान भी बैठा होगा, लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, उठा के फेंक देंगे। मतलब अब लोग इस्टेब्लिशमेंट के किसी मोरे को जगह नहीं देंगे। अब अगर किसी की जगह है तो उसी की है जो अवाम के वोटों से आए। बिल्कुल, ये लोगों ने इतनी कुर्बानियां दी हैं जी, उनके घरों के अंदर अभी तक वो मारे खा रहे हैं, बच्चे अभी भी मर रहे हैं लोगों के। ये आ नहीं रहे रोजाना, किसी को साल के बाद रिहा हो रहा है, कोई 2 साल के बाद रिहा हो रहा है, तो वो कहते हैं जी मेरे बच्चा बच्चा सा वो तो मर गया।
अब वो रिहा हो रहा है। वो ये बात जो है, कुर्बानियां दे के आने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है, इसीलिए किसी मोरे को अब वो इजाजत नहीं देंगे। और इंशाल्लाह यही पाकिस्तान की आज़ादी का दिन था जिसको देखने के लिए मैं जिंदा हूँ।